This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी दिनांक 8 जानेवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका बाह्य हेतु अभ्यंतर हेतु शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौहिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निगीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महान्तम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। प्रकृतिविकृतितो यथा वातप्रकृतिर्वातरोगः कष्टसाध्यो भवति कफपित्तप्रकृतिस्तु सुखसाध्यः। तर्हि वातप्रकृतेः अयं शब्दप्रयोगः तावत् अर्वाचीनानां दृश्यते। चरकः तावत् केवलं वातलः पित्तलः श्लेष्मलः इत्येवं वदति। वातप्रकृति अयं वदतो व्याघातः इति चरकाचार्याणां मतं। प्रकृतिः भवेत् अथवा वातलत्वं भवेत् वातप्रकृति अयं शब्दप्रयोगः एव असाधुः इति चरकाचार्याणां स्पष्टतया मतम्। किन्तु तदनन्तरं वातप्रकृतिः पित्तप्रकृतिः एतादृशाः शब्दप्रयोगाः रूढाः एवं चरककालेपि एताः रूढाः आसन् इति स्पष्टतया दृश्यते। भवतु नाम तो चरकाचार्य के अनुसार वात प्रकृति ये शब्द ही गलत इस प्रकार का है। प्रकृति हो सकता है नहीं तो वातल हो सकता है और वातल पित्तल श्लेष्मल ये अप्रकृति का इस प्रकार के है। वो विकृति ही है ऐसा उनका कहना है और उनको प्रकृति शब्द जोड़ना बराबर नहीं है। किंतु आगे वाले सभी ग्रंथों में इसके बारे में काफी बहस की गई है और विदेशों में खास करके प्रकृति के बारे में काफी गलत सहमियां फैली हुई है। और जब भी कोई वैद्य विदेशों में जाता है तो उनको ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि मेरी प्रकृति क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन में मैं। और ज्यादातर लोग जो एक प्रश्नावली है उस आधार पर कुछ ना कुछ उत्तर दे देते हैं, लेकिन आगे उससे कुछ करना नहीं है। उससे आगे आधार पर अगर हम आहार विहार में परिवर्तन बताएंगे तो कार्यकर वास्तव में नहीं होता और ये काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादातर लोग सम प्रकृति ही होते हैं। विषम प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति बहुत ही कम लोग हैं और ये मैंने कई बार इसके बारे में बहस की है। फिर भी ग्रंथों में चंद रेफरेंसेस है वातलायन संवासे वगैरह इस प्रकार के, तो जहां पे वातल पित्तल इस प्रकार के निर्देश है
तो उनके बारे में कभी-कभी सोचना पड़ता है, इतना ही थोड़ा-सा है। तो अगर वात प्रकृति या वातल है और उसको वातव्याधि है, तो वो ज़्यादा तकलीफ देने वाला उसको तो सहजता से होता है और कष्टतर इस प्रकार का हो जाता है। कफपित्त कफल, श्लेष्मल, पित्तल अगर लोग हैं, उनमें वातव्याधि हुआ तो वो उतना ज़्यादा कष्टकारक नहीं होता। यदा सुखसाध्य लक्षणे चरका न च तुल्यगुण दूष न दोषाः प्रकृतित्व। तुल्य गुण दोष आणि प्रकृति अगर नहीं है तो ये सुख साध्य अथवा सात्विक साध्यत्व का लक्षण है। तो वातल में कफ या पित्त का रोग होना यह सुख साध्य का लक्षण इस प्रकार का है। आशयापकर्षतो यथा यदा स्वमानस्थितमेव दोषं स्वाशयात् आकृष्य वायुः स्थानान्तरं गमयति तदा स्वमानस्तु भी सविकारं जनयति। अभी ये एक अलग चीज है आशयापकर्ष गति जो काफी भिन्न इस प्रकार की है। सामान्यतः ऐसा होता है कि दोष प्रकोप के कारणों से दोष की बढ़ोतरी होती है, दोष में वृद्धि होती है और वो फिर अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता है। तो ये नॉर्मल गति, प्राकृतिक गति उसकी इस प्रकार की है। लेकिन जब दोष स्वप्रमाण में स्थित है, दोष की वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन तीसरी दूसरे दोष के वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान में गया है इस प्रकार से और वहां कुछ लक्षण दिखा रहा है, तो ये एक अलग चीज होती है कि जहां स्वमान स्थित दोष भी लक्षण दिखा रहा है इस प्रकार से। और समास्वं कर्म कुर्वते अगर दोष स्वमान स्थित है तो अपना अपना कार्य करता रहता है, वो विषयात्मक लक्षण नहीं दिखाना चाहिए उसको। लेकिन ऐसी कंडीशन होती है और इसीलिए उस गति को अलग इसने निकाला है। मेरे ख्याल में एक बार चरक में ये जो सूत्र है 17वें अध्याय में, उसमें चक्रपाणि दत्त ने इसके बारे में कुछ बहस की है, वो देखना पड़ेगा। आशयापकर्ष गति इस नाम से। लेकिन मैंने जो आशयापकर्ष गति सुनी है, देखी है, वो सिर्फ यहीं पे देखी है, माधव निदान मधुकोष्ठिका में ही देखी है। सूत्र तो आते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इसको ये नामाभिधान किसने दिया ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि आशयापकर्ष गति ये नामाभिधान कहाँ से आया इस प्रकार से। हाँ, 17वां अध्याय सूत्रस्थ। यदा स्वमान स्थितमेव दोषम, जो दोष अपने प्रमाण में स्थित है, योग्य प्रमाण में है, स्वाशयाद आकृष्य उस आशय से निकाल कर उसको खींच कर वायु स्थानांतरं गमयति, वायु दूसरे स्थान में उसको जाने पर मजबूर करता है। गमयति ये प्रयोजक का रूप है, तो खुद नहीं गमन करता, उसको भगाता है वहां पे, उस स्थान से लेकर दूसरे स्थान में उसको लेकर जाता है इस प्रकार से। तदा स्वमानस्थोपि स विकारम जने तो उस समय वो स्वमानस्थ होकर भी समास्वम कर्म कुर्वते, तो उसको विकार जन्म करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो विकार निर्माण करता है। अब केमत नाही, म्हणजे काही वेळेला दोन्हीच असतात लक्षण, काही वेळेला फक्त जो गेलेला आहे त्याचीच लक्षण असतात। तो इसमें एक बात अहम इस प्रकार की है कि वो स्वमानस्थ है, नहीं तो इसमें और दोष खुद बढ़कर दूसरे स्थान में जाएगा और लक्षण निर्माण करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम अंतर ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, वहां दोष बढ़कर दूसरे स्थान में गया है जो नॉर्मल स्थिति है, और यहाँ दोष बढ़ा हुआ नहीं है, सिर्फ उसको दूसरा दोष वायु पर्टिकुलरली दूसरे स्थान में लेके गया है और फिर वो अपने लक्षण दिखाता है, दोष अपने गुणों के अनुसार लक्षण दिखाता है
और इसलिए इस गति को अलगता से इस प्रकार से माना है। स्थानादाकृष्य वायु स्थानांतरं गमयति तदा स्वमानस्थोऽपि स विकारं विसर्पति विकारं जनयति। तथा वो स्वमानस्थ होकर भी विकार को निर्माण करना है। तो इसकी ये खासियत इस प्रकार का है। यदा चरकः प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः श्लेष्मणक्षये स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थितः गात्रदेशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च। तो श्लेष्मणः क्षये सति, कफक के क्षय होने पर, ये सती सप्तमी की रचना है। यदा मारुतः प्रकृतिस्थं पित्त, जब वायु प्रकृतिस्थ पित्त को स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्जति, अपने स्थान से लेकर जहां जहां लेकर उसको घूमता है, पसर फैलता है, तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थितः, तो तब वहां भेद और दाह ये लक्षण स्थिर रूप से नहीं रहते हैं, अनवस्थित रहते हैं। थोड़ी देर होते हैं, फिर जाते हैं, फिर होते हैं, फिर जाते हैं, इस प्रकार से। गात्र देशे भवत्यस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च, और उस गात्र प्रदेश में, शरीर प्रदेश में श्रम और दौर्बल्य ये दोनों की अनुभूति इस प्रकार की होती है। अब सवाल ये है कि वायु उसको लेके जा रहा है, वायु भी वहां पे है इस प्रकार से, और वायु के लक्षण कुछ है, भेद है। श्रम और दौर्बल्य ये वायु के लक्षण इस प्रकार के हैं। लेकिन दाह ये लक्षण क्यों हुआ? दाह लक्षण तो वायु के जरूरी नहीं होता है, वो पित्त का लक्षण। लेकिन ये पित्त का लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वास्तव में पित्त समस्थित है, वो बढ़ा हुआ नहीं है। तो अगर वो बढ़ा नहीं हुआ है तो वो दाह लक्षण क्यों निर्माण कर रहा है, ये एक अहम चीज इसमें है। अस्य प्रयोजनं वातस्यैव तत्र विगुणस्य स्वस्थानानयनं कार्यम्। ये आशय प्रकर्ष गति का प्रयोजन क्या है कि जो वात है उसको ही स्वमानों में लाना, स्व स्थान में लाना है। स्वस्थानानयनं कार्यम् न तु पित्तस्य ह्रासनम्, पित्त का ह्रास करना है ऐसा नहीं है। अभी उसका भी मूल कारण श्लेष्मणः क्षयः ये है कि कफ का क्षय हो गया, इसलिए वहां पे एक अवकाश निर्माण हो गया, और उस अवकाश को भरने के लिए वायु पित्त को वहां लेके गया, ऐसी ये स्थिति है। अभी ये वैक्यूम के कारण जनरेशन होने वाला इस प्रकार का है, और एक दोष का क्षय और दूसरे दोष को वहां पे लाकर उसकी आपूर्ति, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो कफ का क्षय नाही तर काय होतंय तुम्ही? ये मूल कारण है। तो वात का शमन करना है या वात को स्वस्थान में लाना है, तो वात को स्वस्थान में लाने के लिए वहां जो आशय रिक्तता हुई थी वो आशय रिक्तता बंद होनी चाहिए, ये सबसे अहम इसमें है। किंतु अगर हम दाह ये पित्त का लक्षण है और बाकी भेद वगैरह वात के लक्षण है, तो वात पित्त दोनों का प्रशमन करना है ऐसा अगर हम सोचेंगे और पित्त भी कम करने की कोशिश करें, तो पित्त क्षय एक और अवस्था उसमें निर्माण हो जाएगी। न तो पित्त से ह्रासनम, ये तो एनाम पित्त से स्थानाकृष्टिम न विदन्ति ते दाहोपलम्बेन पित्तवृद्धिं मन्यमानाः पित्तं ह्रासयन्तः पित्तक्षयलक्षणं रोगान्तरम् एव उत्पादयन्तः आतुरम् अतिपातयन्ति इति भट्टारकः। जो लोग इस प्रकार से पित्त की स्थानाकृष्टि को जानते नहीं है कि पित्त दूसरे स्थान से यहाँ पे लेके आया है वायु, ये अगर वो समझते नहीं है, ते दाहोपलम्बेन पित्त वृद्धि मन्यमानाः, तो दाह इस लक्षण के आधार पर पित्त वृद्धि को मानने वाले पित्तम ह्रासयन्तः, पित्त को
पित्त का क्षय करते हुए पित्त क्षय लक्षण रोगांतर में वो उत्पादन था। पित्त क्षय लक्षण ऐसा एक रोगांतर निर्माण करते हुए आतुरम अतिपातयन, आतुर जो है मरीज जो है उसका और नुकसान कर देते। तो इसमें हुआ क्या है, दाह लक्षण पित्त का है, लेकिन ये वृद्ध पित्त का लक्षण नहीं है। तो आशयापकर्ष गति के कारण ये लक्षण निर्माण हुआ है। और आशयापकर्ष गति जो हुए है वो कफ क्षय से हुई है और उसका कर्ता वायु है। ये बात भली भांति समझ कर फिर उसको मूल रूप से चिकित्सा करनी है कि वात फिर से पित्त को स्वस्थान में लेके जाए और वहां का जो कफ क्षय है वो कम हो जाए, दूर हो जाए, तो पित्त फिर से वापस आएगा और फिर दाह भेद ये दोनों लक्षण चले जाएंगे। तो यहाँ बहुत जागरूक होकर चिकित्सा करनी पड़ेगी कि पित्त का क्षय नहीं करना है। जो हमारी चिकित्सा हो वात को वृद्ध करने वाली और वात को अपने स्थान को लेके आने वाली और उसके साथ पित्त को भी अपने स्थान में लेके आने वाली, इस प्रकार की चिकित्सा करनी। अब ये कैसे करें, ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। Practically, how do we understand that it is kapha kshaya? And when we treat a condition of pitta vriddhi, can the medicine cause pitta kshaya or it only maintains pitta or normal state? ये काफी दिक्कत वाले इस प्रकार के सवाल है और जवाब देना भी काफी मुश्किल है। हाँ, बराबर। वास्तव में ऐसा होता है कि जो भी सभी संप्राप्तियां वगैरह लिखी गई है ग्रंथों में सभी रोगों के बारे में, वो वृद्ध दोष से संप्राप्तियां लिखी गई है, क्षीण दोष से संप्राप्तियों के बारे में बहस नहीं की गई है। और सिर्फ एक मामा गोखले का ऐसा मत था कि क्षीण दोष से व्याधि नहीं होते हैं, केवल वृद्ध दोषों से ही व्याधि होते हैं। और वो उसके लिए बताते थे कि क्षीणा जाति लिंगम स्मो, कि क्षीण दोष अपने लक्षणों को छोड़ देते हैं। तो जिनको अपने लक्षण व्यक्त करने की भी ताकत नहीं है वो रोग क्या निर्माण करेंगे, ऐसा उनका कहना था। लेकिन वेणुमाधव शास्त्री जोशी, बागेवाड़ीकर, कोलटकर सर, इन सभी का कहना था कि नहीं, पंचविंशति मित्येवं विद्धि क्षीणैश्च तावतः, ये डायरेक्ट निर्देश है कि 25 या 25 प्रकार वृद्ध दोषों से होते हैं, उतने ही क्षीण दोषों से होते हैं। और वैसे संसर्ग संधिपात तद्वित्ति क्षय कोपतः, संसर्ग और संधिपात इन दो दोष, तीन दोषों के क्षय और वृद्धि दोनों से होते हैं। तो ग्रंथ में साक्षात निर्देश है कि क्षीण दोषों से हस्तपाददाह ही संप्राप्ति करू शकते, अगर उसमें वात प्राधान्य ही है और पित्त अनुबंधी है, ये एक उसमें आम चीज हो सकती है। अनुबंध्य और अनुबंध ये एक अलग विचार है और आशयापकर्ष ये एक अलग विचार है। अगर ये यहाँ पे आशयापकर्ष गति से सोचना होगा तो कफ क्षय अवस्था है और इसके दाह के साथ भेद वगैरह, श्रम, दौर्बल्य, ये भी लक्षण होने चाहिए। अगर ये लक्षण नहीं है और सिर्फ दाह है और वो वात के अधीन है, तो वात का शमन करने से दाह का शमन हो जाएगा, ऐसा हस्तपाद दाह के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, तो बागेवाड़ीकर वगैरह सभी का ये कहना था कि क्षीण दोष से व्याधि निर्माण होते हैं। वो बताते थे कि कुरुते ही रुचिन दोषा विपरीत समानयो वृद्धा क्षीणाष्ट भूष्टम लक्ष्यन्ति अबुधास्मिन्, कि वृद्ध और क्षीण दोष विपरीत और समान की इच्छा व्यक्त करते हैं और अबुध
जो मूर्ख व्यक्ति है वो जानते नहीं है इस प्रकार से। और दूसरी चीज ऐसी है कि लिंगं क्षीणे निलिंगस्य साधोपम भाषितहितं संज्ञामोह तथा श्लेष्मो वृद्धिक्तामय संभवः, ये जो बात कही गई है कि वातक क्षीण हो जाए इस प्रकार से, तो उसके जो वातक के जो कर्म है वो नहीं होंगे इस प्रकार से, और कफत बुद्धि जैसे लक्षण दिखेंगे। लेकिन ये शुरू की अवस्था में होगा। वास्तवतः ऐसा होता है कि अगर हम लंघन करते हैं तो उससे वात वृद्धि होती है शुरू में, लेकिन ऐसा ही लंघन चालू रहेगा और कफ का भी क्षय हो जाएगा। वात की वृद्धि होगी लेकिन कफ का क्षय हो जाएगा। लेकिन लंघन चलता रहेगा तो वात का भी क्षय हो जाता है। लिंगन क्षीणे निलंगस्य साधः, या अंग साध अल्पभाषित हितम, तो उनका बोलना, उनकी क्रिया, ये सब कम हो जाते हैं इस प्रकार से। ये क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि उनमें शवात में शक्ति ही नहीं है ये सब करवाने के लिए, और ये वातक क्षय के कारण इस प्रकार का हो रहा है। तो अनशन जब करेंगे पूरी तरीके से और ज्यादा दिन तक करेंगे, तो निश्चित रूप से ये दोष क्षय की ही अवस्था है, दोष वृद्धि की अवस्था नहीं है। शुरू में वातु वृद्धि की अवस्था रहेगी, लेकिन बाद में सभी दोषों का क्षय होता जाएगा, क्योंकि अन्न से ही उनका पोषण होता रहता है। अन्न ही नहीं रहेगा तो दोष का पोषण भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रस दोष संबंध एक बताया गया है जो महाभूतों पे आधार पर है, और महाभूत और दोष संबंध बतलाया गया है। अब स्थिति ऐसी है कि मधुर रस का अधिक सेवन हो गया तो ये अवस्था कफ को निर्माण करने वाली और पित्त और वात का शमन करने वाली, इस प्रकार का मधुर रस का कार्य है। तो मधुर रस से जो दोष स्थिति शरीर में निर्माण होगी, वो वातक क्षय वाली परिस्थिति, वात और पित्त क्षय वाली परिस्थिति निर्माण होगी। कफ वृद्ध और वात पित्त क्षय, ऐसी अवस्था होगी। लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वात पित्त क्षय को, सिर्फ मधुर रस से कब बढ़ रहा है इतना सोचते हैं। वैसे ही कटु रस से वात पित्त की वृद्धि होगी और मधुर कफ का क्षय होगा, लेकिन उसको हम फिर वात पित्त की वृद्धि के बारे में सोचते हैं। कफ के क्षय के बारे में सोचते ही नहीं। तो रस दोष संबंध एक बड़ी चीज है। और ये सिर्फ एक दोष पे ऊपर काम नहीं करता, प्रायः तीनों दोषों पर काम करता है। तो इस अवस्था में जो दोष वैषम्य निर्माण होगा वो केवल वृद्ध दोष रूप वैषम्य नहीं निर्माण होगा। कोई दोष बढ़ रहा है, कोई दोष कम हो रहा है, इस प्रकार की वो स्थिति रहेगी। लेकिन हम समझने के तरीके के लिए सिर्फ वृद्ध दोषों को लेकर संप्राप्ति के बारे में सोचते हैं। और फिर यही कारण है कि ग्रंथों में वृद्ध दोषों से ही संप्राप्ति बताई है, लेकिन क्षीण दोषों की भी संप्राप्ति होती है, और क्षीण दोषों से भी व्याधि होते हैं। वैद्य आंदन करने उनका पूरा जीवन इस बात को सिद्ध करने के लिए व्यतीत किया, क्षीण दोष से व्याधि होते हैं। की किताब भी है कि ये क्षीण दोष व्याधि निर्माण कैसे करते हैं वगैरह के बारे में। तो जब हमारे सामने मरीज आए तो हम कैसे समझे कि ये समपित्त है और फिर भी दाह लक्षण कर रहा है, और ये वृद्ध पित्त है इसलिए वहां दाह लक्षण हो रहा है? तो उसके बारे में दो तरीके से सोचते हैं। अगर ये आशयापकर्ष गति के उदाहरण जो भी दिए गए हैं उनमें वो मरीज बैठता है, सिर्फ उस दोष के लक्षण नहीं है, दूसरे दोष की भी लक्षण है, वात के भी लक्षण है, फिर भी ये संभावना हो सकती है कि वात पित्त संसर्ग होगा, वात और पित्त मिलकर लक्षण निर्माण कर रहे हैं, दोनों के लक्षण दिखेंगे। वो संसर्ग और आशयापकर्ष गति, इसमें भेद कैसे करना है? तो कफ क्षय के लक्षण होने चाहिए। अगर इस प्रकार में अगर सोचना है
ये आशयापकर्ष गति की स्थिति है, तो कफक्षय के लक्षण दिखने चाहिए। कफक्षय के लक्षण दिख रहे हैं और वात और पित्त को दोनों के वृद्ध के लक्षण जैसे दिख रहे हैं, तो शायद ये आशयापकर्ष गति के बारे में सोच सकते हैं। और फिर कफ वृद्ध करना, ये वहां पे अहम चिकित्सा है। कफ वृद्ध करते समय जो गुरु स्निग्ध इस प्रकार के गुण हम प्रयोग में लाएंगे, उससे वात का शमन हो जाएगा और कफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कफ का शमन करने के लिए उष्ण गुण हम प्रयोग करेंगे, तो उष्ण गुण से पित्त भी बढ़ेगा। वात का शमन तो होगा, लेकिन उष्ण गुण वैसे करना ही नहीं है, क्योंकि हम कफ को वृद्ध करने वाले हैं। तो कफ क्षय के हिसाब से देखा जाए, तो स्निग्ध, शीत, गुरु, इन गुणों का प्रयोग करके जिस प्रकार से हम उसको बढ़ावा देंगे, कफ को बढ़ावा देंगे और वात का शमन करेंगे और पित्त के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, शीत गुण का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो शीत गुण से पित्त का क्षय हो जाएगा। तो ये शुद्ध चिकित्सा कहाँ रहेगी? ये एक अहम चीज इसमें है, लेकिन ये बहुत माइन्यूट लेवल पे है। अब जब कैंसर जैसे विकारों में केमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन दिया जाता है इस प्रकार से, रेडिएशन लोकल है। अभी केमो एम्बोलाइजेशन वगैरह, ये भी टारगेटेड थेरेपी, ये भी लोकल इस प्रकार की। तो उससे कफ क्षय होना और पित्त वृद्ध होना, वात बढ़ना, ये चीजें हो सकती है। अब यहाँ से लेकर कहीं दूसरी ओर ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हो, तो उसको उसके बारे में आशय प्रकर्षित कह सकते हैं। नहीं तो हम कहेंगे कि ये साक्षात केमोथेरेपी से या रेडिएशन से पित्त बढ़ गया। अब जब सार्वदेहिक केमोथेरेपी का विचार होता है, तो ये लक्षण सार्वदेहिक इस प्रकार के रहेंगे। और फिर उसमें कफ की वृद्धि करना और वात पित्त का शमन करना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ये उष्ण गुण से संबद्ध है, तो शीत उपचार ही करना। लेकिन शीत उपचार करते समय वात को बढ़ावा न मिले, इस प्रकार से काम करना। तो ये काफी टेढ़ा मामला है कि किस प्रकार से हम इसमें मार्ग निकाले, राह निकाले इस प्रकार से। लेकिन ये समझना तो जरूरी है कि इस प्रकार का आशय प्रकर्ष, इस प्रकार की आशय प्रकर्ष गति होती है, और उसको अलगता से समझना है। ये संसर्ग से अलग है। और पित्त वहां पे वृद्ध नहीं है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की इसमें रहेगी। पण इथे आशयाचं नाव दिलंय, तर मग ते दोषांच्या स्तरावर होतंय का पुढचं काहीतरी त्याच्यामध्ये येतं? आशयाचा संबंध आहेच ना, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में लेके जाते हैं, तो मूल स्थान से पित्त निकल गया है, ऐसा है। वो अगर प्रकृतिस्थ है, वहीं पे रहता है, तो वो कुछ लक्षण नहीं करेगा। लेकिन वहां से दूसरी जगह गया है और वहां वृद्ध है, उस वहां के पित्त की अपेक्षा से, इसलिए वो लक्षण दिखा रहा है, ऐसा है, वो आगे आया है। अन्य तो अहो भ्राजकादि वेदन सर्वदेह स्थिते पित्ते यदा स्वाशाकृष्टम पित्तम अवयवान्तरम अनिलेन प्रापितम, तदा तद अवयवान्तरस्थम पित्तम आगंत पित्त संबंधेन अधिकमेव जातम, ततश्च पित्तवृद्धि लक्षणा एव येन दृष्टि न दृष्ट्यंतरम, अन्यथा दाह एव न स्यात्, नहीं स्वमानस्तो विकदोषो विकारम जने जने। तब दूसरे कहते हैं, भट्टारक चंद्र का ये मत हुआ। दूसरे कहते हैं कि भ्राजकादि भेद ने सर्वदेह स्थित पित्ते, भ्राजक वगैरह भेद से सभी देह में जो स्थित पित्त है, यदा स्वाकृष्टम स्वाशयाकृष्टम पित्तम अवयवांतरम अनिलेन प्रापितम, जब अपने आशय से निकाला गया पित्त, आकृष्ट किया गया पित्त दूसरे अवयव में वायु ने ले लिया, वायु लेके गया, तदा तद अवयवांतरस्थम पित्तम,
तो जब वो अवयवांतरस्थ पित्त है, दूसरे अवयव में स्थित इस प्रकार का जो पित्त है, आगंत पित्त संबंधेन अधिकमेव जातम्, वो ये आगंतु पित्त के एक कारण अधिक ही हो गया, ज्यादा ही हो गया। ततश्च पित्त वृद्धि लक्षण एवं यन दुष्टि न दुष्टंतरम, तो पित्त वृद्धि होने के कारण ही ये लक्षण दिख रहा है, ये दृष्टि अलग दृष्टि नहीं है। अन्यथा दाह एवं न स्यात्, नहीं तो दाह ही नहीं होता, नहीं स्वमानस्थो दोषो विकारं जने, जो अपने प्रमाण में स्थित दोष है वो विकार निर्माण नहीं करता है इस प्रकार से। तो यद्यपि पित्त स्वमानस्थ है, तथापि एक आशय से दूसरे आशय में चला गया है, वायु से लेके जाया गया है, और फिर वहां वो अधिक ही है, मूल आशय में वो क्षीण अवस्था इस प्रकार की रहेगी। वहां पित्त क्षय के लक्षण दिखाई देते हैं क्या, कफ और पित्त दोनों के क्षय के लक्षण दिखाई देते हैं क्या, ये देखना जरूरी होगा इस प्रकार से। सन्निपात ज्वर में भी एक कंडीशन बताई है। अनिष्ट सन्निपात तो यत्र पित्तम पृथक स्थितम त्वचिकोष्ठे प्रवादाहं विदधाति पूर्वम् तद्वत् वात कफौ शीतम दाहादिर्दुस्तरस्तयोः। तो अनिष्ट संधिपात तो अन्य एक प्रकार है संधिपात से निर्माण होने वाला, यत्र पित्तम पृथक स्थित, जहां पित्त पृथक स्थित हो जाता है। लेकिन ये संधिपात अवस्था है, तो तीनों दोष बढ़ गए हैं इस प्रकार के हैं, लेकिन पित्त अलग हो गया है। त्वचिकोष्ठे अथवा दाहम, तो एक त्वचा में रहता है, नहीं तो कोष्ठ में रहता है, और दाह निर्माण करता है त्वचा में, कोष्ठ में, जहां वो रहेगा वहां दाह निर्माण करेगा। और कब करेगा दाह, पुरोनुवा, शुरू में करेगा या अंत में करेगा इस प्रकार से। तो दाहादि अगर शुरू में करेगा तो दाहादि, और अंत में करेगा तो दाहांत, इस प्रकार का दाहादि दुस्तर, दाहादि उसमें दुस्तर इस प्रकार का। तो ये एक और अलग कंडीशन हो गई कि इस प्रकार से पित्त अलग हो जाता है संधिपात में, और वो त्वचा या कोष्ठ में स्थित होकर दाह निर्माण करता है, शुरू में करता है या अंत में करता है वगैरह वगैरह, उसका साध्य साध्यत्व अलग। तद्वत् वात कफौ शीतम, उसी प्रकार वात कफ भी त्वचा या कोष्ठ में रह के आदि शुरू में या अंत में शैत्य निर्माण करते हैं इस प्रकार से। शीत पूर्वक ज्वर ये काफी कॉमन प्रचलन में है, त्वचा में स्थित वात कफ है, और फिर शुरू में शैत्य निर्माण होता है, फिर बाद में बुखार हो जाता है, और फिर पूरा शरीर तप्त हो जाता है, तो शैत्य नहीं रहता। तो ये अलग हुए वात और कफ इस प्रकार का शैत्य में निर्माण करते हैं, ये ज्यादातर दिखाई देता है। लेकिन शुरू में दाह होकर निर्माण होना और बाद में त्वक में इस प्रकार से त्वक शैत्य निर्माण हो जाना, शरीर ठंडा पड़ जाना, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सभी जो गतियां हैं की प्रतिष्ठाय असताना मुखपाक असेल तर याचा कसा विचार करावा। संसर्ग हो सकता है दोनों, कफ और पित्त, और उसके साथ में रक्त भी, ये दूषित इस प्रकार के है, और कारणों पर ये निर्भर है। केवल मधुर रस का सेवन होगा तो केवल प्रतिष्ठा है, लेकिन अम्ल और लवण इनका सेवन ज्यादा होगा तो कफ के साथ पित्त की भी वृद्धि होगी, तो शायद ये लक्षण हो सकते। तो रस, ये जो चीज है ये महत्वपूर्ण है इन सभी में, कि रस केवल एक दोष को बढ़ावा देने वाला होता नहीं है, वो दूसरे दोषों का शमन करने वाला, उनका क्षय करने वाला भी होता है। ये जो विमान स्थान पहले अध्याय में तत्र मधुराम्ल लवणाः कफं शमयन् वातं शमयन्ति, कटुतिक्त कषायस्तु एनद् वर्धयन्ति, इस प्रकार का सूत्र आता है।
तो कटुतिक्त कषाय रस से वायु बढ़ता है। क्रम मैंने उल्टा बताया। कटुतिक्त कषाय से वायु बढ़ता है। मधुर अमल लवणा तो एनक्षमय। मधुर अमल लवण इस प्रकार के वात का शमन करते। तो ये एक अहम चीज है कि जो दोष वात दोष रसों के जरिए बढ़ा हुआ है उसका शमन रसों के जरिए ही होगा। जो शैत्य से वात बढ़ गया है उसका शमन उष्णता से होगा। जो रूक्ष गुण से वात बढ़ गया है उसका शमन स्निग्धता से इस प्रकार का होगा। तो विपरीते विपरीते गुणे मारुत संप्रशाम्यति। गुणनिर्देशिक काय बरं चरक पहले अध्याय में सूत्रस्थान पहले अध्याय में विपरीत गुणैर्द्रव्ये मारुत संप्रशाम्यति। तो विपरीत गुण द्रव्य ये होने चाहिए तभी दोषों का शमन बलिभांति होगा इस प्रकार से। तो कारणों के आधार पर किस प्रकार का दोष प्रकोप हुआ है ये समझना काफी अहम इस प्रकार का है। प्रतिशायत नासा कफाला नासागती प्राप्त झाल्याने काही वेळा मुखातील प्राकृत कफही नासावाटे बाहेर गेल्याने मुखपाक दिसतो तसेच काही रुग्णात कंठदाह पण दिसतो। इसके बारे में भी सोच सकते हैं। ऐसा है जब हम कफ निकालने की कोशिश करते हैं उसमें अगर प्राकृतिक कफ निकल जाता है तो वायु वहां पे पित्त को लेके आएगा ऐसी स्थिति रहेगी। या प्रतिक्षाय के लिए हमने त्रिकटु वगैरह का प्रयोजन किया वहां प्रयोग किया तो त्रिकटु से कफ कम हो जाएगा लेकिन पित्त बढ़ेगा इस प्रकार की होगी और उसके कारण भी जलन दाह इस प्रकार का होगा। तो कफपित्त है तो वासा शरण्य है। अडुलसा ये ज्यादा अच्छी दवा। कफवात है तो कंटकारी शरण्य है। तीनों है तो यष्टि मधु ज्यादा अच्छा ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है। तो दोषों के अनुसार इन द्रव्यों का प्रयोग करना है एक अहम चीज होती है। फणसलकर जी जो पाठा मिश्रण के साथ में कंटकारी का प्रयोग करते, गुरुची का प्रयोग करते, शतावरी का प्रयोग करते, वासा का प्रयोग करते वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उसमें ये विचार जरूर रहता कि दोष कौन सा है, कौन से दोष है। कफपित्त है तो वासा कल्प प्रयोग करना है। हमने उनको अटुष कल्प बना के दे दिया और कब पहली ही बार बना कभी तब तक बनाया नहीं था। तो वो देखने के बाद बहुत प्रसन्न हो गए। तो मैंने कहा अटुष चूर्ण और अटुष कल्प इसमें फर्क क्या होगा प्रयोग करने में। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये शर्करा कल्प होने के कारण शीघ्र रसगत हो जाता है। नावास जो है सलाइवा से तुरंत घुल मिल जाता है तो ये जल्दी असर करेगा और अग्नि संस्कार का भी परिणाम है वो भी पचन के लिए अच्छा रहेगा इस प्रकार से। तो हमने बहुत सारे कल्प बनाए। दुर्वा कल्प प्रचलन में लाया, फिर कट्टकारी कल्प प्रचलन में लाया, गुरुची का कल्प किया, बला का कल्प किया। तो ये अग्नि संस्कार के जरिए लघु होते हैं, शीघ्र घुल मिल जाते हैं शर्करा होने के कारण। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि वास्तव में स्थिति क्या है ये भली भांति देखने की कोशिश करें। और इसमें कई वेरिएबल्स हैं। पूरी तरीके से इसके बारे में विचार करना ये काफी मुश्किल होता है। तो फणसलकर की खासियत थी इस प्रकार से संयोग बनाना कि कौन से द्रव्य इकट्ठा करने हैं इसके बारे में उनके मन में विचार रहता था और बहुत सूझबूझ कर कॉम्बिनेशन करते थे। और प्राय करो त्यौहारात कर्मान्य विशेषण कम से कम एक दिन में तो राहत मिलनी ही है।
एक तो सद्यो भी फल मिलता है, सद्य फलदायी भी होता है, नाही तो कम से कम एक दिन में तो होना आहे. काही पेशंट मध्ये जेवण केल्यावर लगेच कफ पडतो, तर त्याचा विचार कसा करावा. ये तो स्पष्ट है कि बढ़ोतरी होती है भोजन के उपरांत कफ की. अगर ज्यादा कफकारक इस प्रकार का अन्न सेवन करेंगे तो ये बढ़ोतरी ज्यादा होगी और कफ निकलता रहेगा इस प्रकार से. मैंने एक साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम की केस बताई थी. एक पेडिट्रिशियन का बेटा था, 6 बरस का, और उसका कहना था कि हर 3 महीने के बाद उसको उल्टी होती रहती है, 2-3 दिन उल्टी होती है, कफ निकलता रहता है, और कुछ भी दवा दे दो, कुछ भी करो, कुछ भी फायदा नहीं होता. वो जब अपने आप मिट मिट जाता है, शांत हो जाता है, तो फिर 2-3 महीने अच्छे निकल जाते हैं. तो मैंने जब हिस्ट्री ली तो बहुत सारे कफकारक पदार्थ खा रहा था, कफ का संचय हो रहा था, और एक दिन उसका आउटबर्स्ट हो रहा था. 2-3 दिन चलता था, लेकिन ये अच्छी बात थी कि कफ निकल जाने के बाद फिर से स्वस्थ हो जाता था. तो मैंने उसको फिर परहेज के बारे में बताया, और ये सिंड्रोम चला गया, साइक्लिक वोमिटिंग सिंड्रोम. ये जो सिंड्रोम बता रहे थे वो चला गया इस प्रकार से. तो रस के बारे में ज्यादा सोचना है. अभी रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये 4 बाह्य सृष्टि में जो पदार्थ है उनके बारे में हमें सोचने हैं. उसमें ये एक चीज अहम इस प्रकार की रहेगी कि आहार रस प्रधान है, और फिर उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा. मिर्च या जो ज्यादा ही तीखे इस प्रकार के पदार्थ है, मरीच वगैरह जो है व्यंजन स्वरूप में जो है, उसमें एक वीर्य प्रधानता इस प्रकार की है. वो खास करके कटुरस में और बाकी कुछ चीजों में दिखेगी. शीत वीर्य एक कुछ अहम चीज इस प्रकार की है, जो कुछ ठंडे द्रव्यों में इस प्रकार का दिखेगा. लेकिन ज्यादातर प्रभाव जो है वो रस प्रभाव है आहार में जो है वो. तो इसलिए कोलटकर सर ने ये 6 रसों में विभक्त करके केस पेपर बनाया, और जो सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले पदार्थ है उनको लिखा था वहां पे, और उनके बारे में टिक मार्क करते जाएंगे. तो ये मधुर रस का ज्यादा सेवन कर रहा है, तिक्त रस का ज्यादा सेवन कर रहा है, इसके बारे में हमें पता चले, और फिर उसके आधार पर दोष स्थिति किस प्रकार की बने इसके बारे में सोचेंगे. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के इसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोच सकेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये तो हमारे सामने आए. लेकिन उसमें से किस पर जिक्र करना है, किस पर किसको लेकर आगे चलना है, ये तो हमें ही सोचना पड़ेगा. इतने सारे विकल्प सामने आने के बाद कंफ्यूजन हो जाना, अरे बाप रे किस प्रकार से सोचेंगे, क्या होगा वास्तव में. तो बार बार मुझे फणसलकर जी का वो वक्तव्य सामने आता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये समझ पाना कितना मुश्किल इस प्रकार का है. वो समझो. और काही पेशंट मध्ये फक्त सकाळी घशात कफ येतो, तो नॅचरल असतो का? वास्तव में ऐसा है, अंजनोत्क्लेशितम नस्य ही कवलैर्नावनैरितम धूमेन कवलोत्कृष्टम कर्मात् वातकपोषे. ये दिनचर्या में रेगुलर रूप से बताया गया है. पहले अंजन करना है, उसके बाद नस्य करना है, फिर कवल करना है, और उसके बाद में धूमपान करना है. तो कफ का इस प्रकार का व्यक्त होते रहना स्वाभाविक इस प्रकार का है, और वो अगर हम निकाल देंगे इस प्रकार से तो ज्यादा बेहतर होगा कि कफ के जरिए जो विकार होने वाले हैं वो नहीं होने. दंत धावन से शुरुआत होती है. दंत धावन, कटुतिक्त कषाय इस प्रकार के रसों का करना है, तो वो भी कफ को कम करता है. फिर भी जो कफ है वो जुभा निर्लेखन वगैरह के जरिए उसको फेंक देना, फिर अंजन करना है, फिर नस्य करना है, फिर
कवल करना है या गंडूष करना है और फिर धूमपान करना है, इतना सब करोगे तो कफ का भय नहीं रहेगा। ये जो इस प्रकार के कंठ में इस प्रकार का कफ निर्माण होते रहना वगैरह जो है वो नहीं रहेगा। और ऑफकोर्स कारणों को भी टालना बहुत जरूरी है, कारण नहीं टालेंगे तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। तो वास्तव में क्या हुआ है, एक ही दोष बढ़ा है, एक समस्थिति में है, एक क्षीण है, जो ये आशय प्रकर्ष गति के बारे में बताया गया, या दो दोष बढ़े हैं, हाँ, दोनों के लक्षण दिख रहे हैं इस प्रकार से, और वो दो दोष बढ़ाने के लिए कारण भी स्पष्ट इस प्रकार के हैं। तो चिकित्सा किस प्रकार से करनी है इसके बारे में बहस हो। हाँ, तो ये जो मत है भट्टारक चंद्र के ऊपर, उसके ऊपर भट्टारक चंद्र का अभिप्राय है, यद्यपि एवं तथा चिकित्सा वेदार्थम वृद्धि क्षय व्यतिरिक्त स्थानांतर गति रूपो दृष्टि विशेष अवश्यमेव अष्टव्या, अन्यथा वृद्धम पित्तमिति चिकित्सा वेदार्थम वृद्धि क्षय व्यतिरिक्त स्थानांतर गति रूपो दृष्टि विशेष, सॉरी, अन्यथा वृद्धम पित्तमिति मत्वा विरेचनं पित्तरासनं वा कार्यं न च तत्र योग्यं किन्तु स्वस्थानानयनम्। तो ये यद्यपि है कि ये स्वमानस्थ है और फिर विकार निर्माण नहीं करता, लेकिन वो दूसरी जगह जाता है तो वहां पे वो अधिक हो जाता है और फिर इसके लिए दाह निर्माण होता है, नहीं तो दाह निर्माण ही नहीं होता, ये कहना सही है। फिर भी तथापि चिकित्सा भेदार्थम, चिकित्सा के भेद के लिए वृद्धि क्षय व्यतिरिक्त स्थानांतर गति रूपः, वृद्धि और क्षय व्यतिरिक्त एक स्थानांतर गति रूप दृष्टि विशेष निश्चित रूप से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अन्यथा वृद्धम पित्तमिति मत्वा विरेचन पित्तनाशनम वा कार्यम, नहीं तो दाह लक्षण है, पित्त वृद्ध है तो विरेचन या पित्तहासन इस प्रकार का करना है, दच तत्र योग्यम, लेकिन वो वहां पे सही नहीं है क्योंकि पित्त समस्थिति में वो तो पित्त क्षय की अवस्था उत्पन्न करेगा। किंतु स्वस्थानानयनम, किंतु उसको अपने स्थान में लाना है, यही उसमें चिकित्सा इस प्रकार की। तो दोष गति के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है, आशय प्रदर्शन। एक तो हमें भली भांति संसर्ग और संधिपात के बारे में सोचना है, और संसर्ग में एक द्रस के कारण भी संसर्ग हो सकता है, संधिपात में वो स्थिति नहीं है। संधिपात में कारणों का संकर होना जरूरी है, कारणों का मिलाप होना जरूरी है। जैसे पाव भाजी पानी पूरी खाए और उसके बाद में आइसक्रीम खाए, ये कॉमन प्रचलन में, तो इससे वात पित्त बढ़ेंगे और उससे कब बढ़ेगा, लेकिन ये तीनों साथ में होने के कारण संधिपातात्मक दृष्टि हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि संधिपात जो है वो कारणों के मेलकों से होता है, संसर्ग भी उस प्रकार कारणों के मेलकों से होता हो सकता है। तो प्रॉपर एनालिसिस कारणों का होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है, और फिर उसका अग्नि कैसा है, उसका शारीरिक मानसिक बल कैसा है वगैरह वगैरह, इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। मुझे आश्चर्य लगेगा कल सकाल की जो पुरवणी है, सप्लिमेंट आरोग्य पुरवणी, संकल्प प्याती 21व्या शतकातील अभिनव उपचार पद्धती डॉक्टर कदम, मैं कभी ज्यादा देखता नहीं, लेकिन ये देख लिया मैंने, फिर अभी पढ़ भी लिया थोड़ा थोड़ा। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, मालूम नहीं डॉक्टर कदम कैसे है, उनकी विचार कैसे है, लेकिन सभी शास्त्रों को इकट्ठा लेके एकात्मिक पद्धति ऐसा कहना है उसको। और शायद ये पुणे में ही शुरुआत उसकी हो रही है, वहां कहाँ पे है इसके बारे में कोई बताया नहीं गया है, लेकिन फोन नंबर्स है, उसके आधार पर देखेंगे।
तो एलोपैथी में ये विचार कभी नहीं था, कारणों के बारे में जिक्र ही नहीं है, खास करके जो दैनंदिन व्यवहार में उपयोग में लाए जाने वाले कारण। हाँ, इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए सूक्ष्म जंतुओं के बारे में विचार है, लेकिन खाना पीना, आहार विहार वगैरह के बारे में, मानसिक कारणों के बारे में कुछ भी विचार नहीं है। इसमें प्राइमा से ऐसा लग रहा है कि इन सभी के बारे में भी ये सोचने वाले हैं और आयुर्वेद को भी देखे जाने वाले हैं। मैं जो अभी कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फोरम एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ, उसकी वेबसाइट का कार्य चल रहा है। तो उसमें वही संकल्पना है कि केवल एलोपैथी को लेकर कैंसर में काफी नुकसान हुआ है, मूल रूप से उसकी चिकित्सा हो ही नहीं रही। प्रिवेंशन के बारे में सिर्फ अर्ली डिटेक्शन, इतनी प्रिवेंशन की संकल्पना मर्यादित इस प्रकार की है। तो कोई मतलब नहीं है, मूल रूप से कैंसर उत्पन्न ही न हो इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं है। उत्पन्न हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस हो जाए, ताकि सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडिएशन जो चिकित्सा है वो जल्दी शुरू हो जाए, तो उससे नतीजे अच्छे आएंगे। इस प्रकार की सोच है, तो ये सोच ही गलत है। लेकिन संकल्प पैथी ये नाम उन्होंने दिया है। थोड़ा देखेंगे, वेबसाइट वगैरह भी देखेंगे उसकी क्या है इस प्रकार से। और एक अच्छा परिवर्तन आ रहा है जब अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को आयुष डिपार्टमेंट में संधिवात के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में प्रेजेंटेशन दिया, तो उनसे पूछा गया कि ये रहने दो, कैंसर के लिए तुम क्या करते हो बताओ। तो इनकी कुछ तैयारी ही नहीं थी, कैंसर के बारे में सोचा भी नहीं था। तो हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे करके वापस निकल आए। और फिर यहाँ पे एक सन एंड सैंड में संगोष्ठी हुई। जो वैद्य कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं उन सभी को बुलाया था, मुझे भी बुलावा आया था। तो ये चेंजेस आ रहे हैं अभी जेरियाट्रिक्स में। काफी स्कोप रहेगा इस प्रकार के संकल्प बैठक को, या फिर होलिस्टिक अप्रोच को, क्योंकि ये मामला सीधा अर्थ कारण से जुड़ा है। विदेशों में सीनियर सिटीजन होम्स है और उनका खर्चा सरकार उठाती है। और ये दिन ब दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है, सेहत बिगड़ती जा रही है। और अगर वहां पे प्रिवेंशन के बारे में कुछ हो सकता है तो सरकार का पैसा बचेगा और इसलिए लोग इसमें आ जाएंगे। या फिर रोगों की ट्रीटमेंट करने के बारे में भी अगर हम सस्ता ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि या आर्थराइटिस की समस्या होती है, इंसोम्निया की समस्या होती है, पचन मंद हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन ये समस्या होती है, इनका हम अगर भली भांति उपाय कम पैसों में दे सकेंगे तो वो हमारे यहाँ आकृष्ट हो सकते हैं और फिर उसके जरिए आयुर्वेद विदेशों में जा सकता है। आयुर्वेद और योग ये साथ में इसमें जाएंगे तो काफी फायदा करेगा। तो इसके बारे में जरूर सोचना है कि जो, और पहले हमारे लिए जो काम में आएगी वो इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस कंपनी का भी मुनाफा है।
अगर क्लेम्स कम हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होता है, और अगर प्रिवेंशन रोगों का हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को 100% फायदा होता है। तो वो इसके लिए सपोर्ट कर सकती है इस प्रकार से। तो फिलहाल ये नया ट्रेंड आ रहा है, ये अच्छा सुझाव है, अच्छी बात है। उसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ावा दे सकते हैं, लाइक माइंडेड पीपल अगर है सचमुच में, अभी मुझे मालूम नहीं ये आयुर्वेद को अभी लोग मान रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं, या सचमुच आयुर्वेद के बारे में उनके मन में प्यार है, वो अलग चीज है। तो देखने के बाद ही पता चलेगा, जब थोड़ा गहराई में जाएंगे तो थोड़ा पता चलेगा इस प्रकार से। लेकिन इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोष गति एक हमारे लिए अहम चीज है। जब हमारा पूरा शास्त्र ही दोषों पर निर्भर इस प्रकार का है, रोगस्तु दोषो वैषम्यम ये कहा गया, तो इसके बारे में काफी बहस होनी चाहिए, काफी उदाहरण आने चाहिए। दुर्दैव से कॉलेज में पढ़ाने वाले जो अध्यापक है वो प्रैक्टिशनर्स है ही नहीं, तो इतने गहराई में जाकर सोचकर करेंगे भी क्या, ये भी एक, और सोच भी नहीं सकेंगे, ये भी अहम चीज है। तो हमें किसी न किसी तरीके से अपकमिंग छात्रों तक पहुंचना है, जो अभी बीएमएस कर रहे हैं आगे चलकर एमडी करेंगे, फिर अध्यापक बनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जब तक अध्यापक प्रैक्टिशनर नहीं होगा, आयुर्वेद प्रैक्टिशनर नहीं होगा, तब तक परिस्थिति में सुधार आना काफी मुश्किल इस प्रकार का। तो कैंसर, डायबिटीज या और किसी रोगों के बारे में, या आशय गति कहीं दिखती है क्या, वो आशय गति ही है क्या, वो संसर्ग है या संधिपात है, ऐसी स्थिति नहीं है क्या, किसके आधार पर ये डिसाइड करे, चिकित्सा में किस प्रकार से बदलाव लाइए, ये काफी अहम चीजें इस प्रकार की रहेगी। और मैंने जो माधव निदान पढ़ने का फैसला किया मधुकोष्ठिका के साथ, इसमें ये एक अहम कारण था कि मूल रूप से हम विचारों तक पहुंचे। मैंने काफी बार माधव निदान मधुकोष्ठिका लोगों को पढ़ाई है, सिखाई है, लेकिन वो काफी पुराना जमाना था, करीबन 30-35 बरस पहले ये काम ज्यादा मैंने किया था, फिर बाद में मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला है पढ़ाने का। लेकिन वहां की सोच, उस समय की सोच और आज की सोच, इसमें महद अंतर है। जब मैं अब इसको आयुर्वेद तत्वज्ञान समझने के लिए सोच रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से, तो मेरा अध्ययन बढ़ता रहता है। और जो केवल मुझे फायदा नहीं करता, सभी लोगों को फायदा करता है। तो मैं मानता हूं कि इसके बारे में काफी बहस होती रहनी चाहिए, और उदाहरणों के आधार पर बहस होती रहनी चाहिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको समझ पाएंगे। तो आगे ये एक यच्चोक्तम चरकेण क्षयस्थानं च वृत्तिश्च विज्ञेया त्रिविधा गतिः तत्प्रायिकमिति। तो ये प्रायिक है, सभी जगह सिर्फ इतनी ही गतियां रहती है ऐसी नहीं है। तो ये ग्रंथकर्ता का दोष इस प्रकार से दिखाया गया है, लेकिन ग्रंथकर्ता तो दोष नहीं देते हैं, ये सामान्य विधान हो गया, इस प्रकार से बताया गया है। अब कोई टीकाकार इस सूत्र को लेकर भी आशयापकर्ष गति कैसी उस प्रकार से उसमें फिट हो जाती है, ये भी बता सकेगा। जैसे भी भट्टारकेंद्र के बारे में जो बाकी लोगों ने बहस की है इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, ये भी बहुत अहम चीज है, क्षयस्थानं च विदिष्ट दोषाणां त्रिविधा गतिः वगैरह वगैरह है। तो कल का पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा।
केवल श्रेयस्थान वृद्धि इस गति पर। त्रिविधा चापरा कोष्ठ शाखा मर्मास्थ संधिषु, इसके बारे में 2 लेक्चर्स शायद होंगे अगले हफ्ते में। मैंने काफी बार इसके बारे में बहस की है, बताया है, लेकिन फिर भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बारे में बताता जाऊंगा। अभी रुकते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।